हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। हालांकि मैंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ की थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और पिछले लगभग 12-13 सालों से मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में के लिए गाइड कर रही हूँ। इन 12-13 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि ऐसी वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज हम उन तीनों मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे एक स्टोरी से। स्टोरी है एक यंग आर्चर की, एक तीरंदाज की। वो अपने काम में इतना निपुण था कि कोई भी निशाना उससे चूकता नहीं था, और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी वो जाए, एक्चुअली वो हमेशा अव्वल आने लग गया, वो फर्स्ट आने लग गया, क्योंकि कोई भी निशाना हो वो चूकता नहीं था। और धीरे धीरे वो थोड़ा प्राउडी होने लग गया, दम्भ आने लगा उसमें कि मैं तो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा तीरंदाज हूँ। मैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं हरा नहीं सकता। उसका एक दोस्त था जो कि देख रहा था, बड़ी बारीकी से उसको देख रहा था कि कैसे वो अपने काम में तो इतना निपुण है, लेकिन किस तरह से धीरे धीरे उसमें वो अहंकार आता जा रहा है। और उसका दोस्त बहुत ही वाइज था, उसे ये लगने लगा कि यही अहंकार एक दिन इसके पतन का कारण बनेगा। उसके दोस्त ने एक दिन उसे एक और तीरंदाज के बारे में बताया। उसने बोला कि देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विश्व में सबसे बड़े तीरंदाज हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी किसी गांव के बारे में बताया कि उस गांव के एक कोने में, एक झोपड़ी में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, और वो जो व्यक्ति हैं वो अपने जमाने में बहुत बड़े तीरंदाज थे, और आज तक भी उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। अगर तुम उन्हें हरा दोगे तब मैं समझूंगा कि तुम विश्व विजेता हो, और विश्व में तुम सबसे बड़े तीरंदाज हो, और पूरी दुनिया भी तभी मानेगी कि तुम विश्व में सबसे बड़े तीरंदाज हो अगर तुम उन्हें हरा पाओगे। तो वो बड़ा ही बेफिक्री से हंसने लगा और बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी उन्होंने तो बहुत पहले तीरंदाजी की थी और अब वो वृद्ध हो गए हैं, तो मैं आराम से उनको हरा दूंगा, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझता। तो इसने लेकिन इंसिस्ट किया, उसके फ्रेंड ने इंसिस्ट किया। तो जब उसने जिद की तो वो जो यंग बॉय था वो मिलने गया उस वृद्ध व्यक्ति से। जब वहां पहुंचा, उसने ऐसी ऐसी बात बताई, तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो तीरंदाजी कब की छोड़ दी है, और तुम तो अभी यंग हो, तुम काफी अच्छे हो, अपने काम में निपुण हो। लेकिन इस लड़के ने बोला कि नहीं, मेरा दोस्त नहीं मानता। वो बोलता है कि जब तक मैं आपको हराऊंगा नहीं, मैं बेस्ट तीरंदाज नहीं कहलाऊंगा। तो बहुत जिद की इसने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मान गए वो इस लड़के की बात, और उन्होंने कहा कि चलो, फला फला दिन को एक दिन तय हुआ कि उस दिन को हम लोग उस तय जगह पे मिलेंगे, और वहां पे हम दोनों का मुकाबला होगा। फाइनली उस दिन जब वो लड़का वहां पहुंचा, उसने देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति वहां पे पहले से ही हैं, और कुछ इस तरह का पहाड़ और जंगल थे, और उन्होंने एक ऐसा निशाना बताया, एक पॉइंट बताया काफी दूर से, कि उस पॉइंट पे तुम्हें निशाना लगाना है। वहां पे फॉल भी था पानी की वजह से, क्योंकि पानी का लेवल कभी कम ज्यादा हो रहा था, तो कई बार वो पॉइंट दिखता भी नहीं था, कई बार वो दिख जाता था। सो थोड़ा सा इस लड़के को एक पल को लगा कि चैलेंजिंग है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा और जैसे जैसे वो देखता गया, वैसे वैसे उसका जो आत्मविश्वास था वो हिलने लगा, और उसको लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो उसने बोला कि बाबा, पहले आप करें, पहले आप निशाना लगाएं। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने तो एकदम से निशाना लगा दिया, अचूक निशाना लगा। और जब इसने देखा कि उन्होंने लगा दिया, उनका निशाना सही लगा है, तब इससे थोड़ी सी घबराहट और बढ़ गई, और अंदर से थोड़ा सा ये हिल गया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर उन्होंने बोला, बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब करो, अब तुम निशाना लगाओ। जब उस लड़के ने निशाना लगाया तो बिल्कुल ही चूक गया निशाना, काफी दूर, मतलब जो पॉइंट था जिसपे निशाना लगना से था, उससे काफी अलग जाके इसका तीर गिरा। उनके चरणों में गिर गया वृद्ध व्यक्ति के, और कहने लगा कि मैं बहुत गलत था, और आज मुझे पता चला कि मैं अपने काम में निपुण नहीं हूँ, तीरंदाजी मुझे नहीं आती, मुझे और सीखना है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने जो बात कही वो बहुत ही काम की है, आपके लिए भी बहुत काम की है। उन्होंने बोला कि बेटे, तुम्हारी तीरंदाजी में कोई कमी नहीं है, तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा निपुण हो, लेकिन जब तुमने वो टारगेट देखा और तुम अंदर से स्टेबल नहीं रह पाए, मेंटली तुम स्टेबल नहीं रह पाए, अपने आप पे जो तुम्हारा फेथ था वो डिग गया, और उसकी वजह से तुम्हारा निशाना चुका, ना कि तुम तीरंदाजी में किसी भी तरह से मुझसे कम हो। सो ये चीज बहुत ज्यादा होती है। कई बार हम सब समझते हैं कि सिर्फ हमें पढ़ाई ही करनी है, लेकिन
पढ़ाई के अलावा यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिटिव, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें देखो कितनी तरह की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस है इससे क्वेश्चन आएगा। सो डिफरेंट उसमें रूल्स होते हैं। लाइक यू शुड नो द रूल ऑफ द गेम। 3 फेजेस होंगे, किसी में 2 फेज होगा, एक फेज क्वालिफाइंग होगा, एक नहीं होगा, कभी निगेटिव मार्किंग होगी, कई बार सेक्शनल कट ऑफ होगा, कई बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, कई बार सेक्शनल टाइमिंग्स एलोकेटेड होगी। सो अब हम आते हैं इस स्टोरी के बाद वो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं। सो जो पहली मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपसे चाहते क्या हैं। तो इस कहानी में जब उस तीरंदाज ने अपने उस टारगेट को देखा, तो मुझे बिल्कुल ऐसे विजुअलाइज हुआ कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और जो पेपर आया है उसमें शुरू के 10-15 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी नहीं आता, और जो आप उस समय जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हिलती है उसकी वजह से सारा खराब हो जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इस डिस्कशन में, आज की इस वीडियो में, मैं पढ़ाई के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लिए हमने काफी वीडियोस कर रखे हैं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मॉक टेस्ट लिखना है। इसमें हम बात करेंगे पढ़ाई के अलावा जो चीजें हैं जो जरूरी हैं। सो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं तो वो उनको एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी चाहिए, है ना, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्टेबल रह सके। क्योंकि जब आप ऑफिसर बन के वहां पे जाओगे, कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो पहले से आपके पास कोई सर्कुलर नहीं होगा, पहले से लिखा नहीं होगा। सो नए नए तरह के सिचुएशंस, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट। एंड दैट इज वाई, देख लो आप जैसे आरबीआई की बात करो, कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 120 125 कट ऑफ होता है आउट ऑफ 200, फेज 1 की बात करें, कभी वो 60-64 भी होता है। सो देन एंड देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हो एक गिवन सिचुएशन में, जिस समय आप तैयारी करते हो तो किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, किसी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, किसी में 8 सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी करते हो, वो जो रूल ऑफ द गेम है, उस पूरे जो नियम कानून है उस एग्जाम के जो नोटिफिकेशन में होते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए वो बहुत जरूरी है। सो दैट मेंटल स्टेबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आपको पैरेलली पढ़ाई भी करनी है और इधर अपने आप को इमोशनली भी स्ट्रांग, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है ना, सो आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी आपका बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। सो इस वाली कहानी में इस लड़के की तो एज सच प्रॉब्लम नहीं थी, पहला वाला तो था लेकिन सेकेंड वाली उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि एक हफ्ता तो बहुत अच्छा जाएगा, और जब बहुत अच्छा जाएगा ना तो उनको अपने अंदर ऐसा लगने लगता है कि अरे ये हफ्ता तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, और फिर वो ऐसा गिरते हैं कि फिर उसके बाद 2 हफ्ता उनका वैसे ही चला जाता है। तो आप एक बात गांठ बांध लें कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और अपने आप में वो फेथ रखना पड़ेगा। जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आता है ना कि लगता नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ है, फिर आप ढीले पड़ जाते हो। सो वो उस फेथ के साथ कि आई कैन डू इट एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है फाइनल सिलेक्शन होते हुए, मैंने ये देखा है कि उनमें बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। इवन छोटी छोटी सी बात उनको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता है तो मुझे पता होना चाहिए। सो आपको कितना भी हो, जब तक आपके हाथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता है, तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तब तक आपको समझना है कि अभी भी मेरी तैयारी अधूरी है। सो ये 3 बातों का आप ख्याल रखें, और आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं करते रहें, उसके साथ ये 3 एडिशनल पॉइंट्स आप ध्यान रखें। हो नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड कई सारे यूजफुल वीडियोस आते हैं आपके लिए इस चैनल पे। और अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एंड इफ यू नीड गाइडेंस, you can contact us at 9205524028, or you can write to us at hello@iexambee.com to prepare 50% faster with iexambee. So thank you students, thanks for watching.